हेलो एवरीवन। नीट 2025 में बायोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से थे? हम फास्ट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का रिव्यू लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये दो ऑप्शन जो है वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से देख सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और रिलैक्सिन जो है एनसीईआरटी का लाइन है, रिलैक्सिन जो है ओवरी बनाता है। ठीक है। और ये जो दो ऑप्शन है एमएसएच और कैटेकोलामाइन्स, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन से है। देखो क्या, एमएसएच जो है वो पार्ट्स इंटरमीडिया बनाता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और कैटेकोलामाइन्स के बारे में भी, ये एड्रेनल मेडुला बनाता है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, इसको बस रटने की ज़रूरत थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंसर्शनल एक्टिवेशन के बारे में है। यहाँ पे एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी में इंसर्शनल एक्टिवेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। सो ये ऑफकोर्स क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ठीक है। टाइम बाउंड होने की वजह से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। ओके। ये क्वेश्चन 93 के बारे में देखें तो ये टेप्टम के बारे में पूछा हुआ है। और टेप्टम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, टेप्टम का डायरेक्ट टेप्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 94 की अगर आप बात करें तो इसमें ब्रायोफाइट्स ट्राइडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल है पॉलीट्राइगम, यहाँ पे ब्रायोफाइट का एग्जांपल दिया हुआ है पॉलीट्राइगम। और बाकी ट्राइडोफाइट्स के भी। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये पुराने एनसीईआरटी में। ठीक है। देखो ये जिम्नोस्पर्म बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, पर पुराने एनसीईआरटी में दिए हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन 95 के बारे में बात करें तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ये हार्ट, किडनी, ये सारे के सारे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के स्पेस से। देखो हार्ट बनाता है एएनएफ, और ये किडनी बनाता है एरिथ्रोपोइटिन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाता है सिक्रेटिन। ये चारों के चारों ऑप्शंस यहाँ से दिए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बस इसको रटने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन 96 को देखें, इसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर ऐसा नहीं है। वो बोल रहा है कि किसने प्रपोज किया था कि अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो एनसीईआरटी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का कि जॉर्ज गैमो ने बताया था कि अमीनो एसिड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है। ओके। 97 के बारे में बात करें तो इसमें प्रोडक्टिविटी का यूनिट दिया पूछा हुआ है, जो कि इकोसिस्टम में डायरेक्ट लाइन ही दिया हुआ है कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का ये यूनिट ये होता है। ठीक है। क्वेश्चन 98, इसमें जाइगोमॉर्फिक। क्वेश्चन 98 के बारे में बात करें इस पे तो क्वेश्चन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल पूछा हुआ है, जो कि मॉर्फोलॉजी से है। और जाइगोमॉर्फिक का ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन ही है, इसका एग्जांपल पी हो जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन 99 के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो ये डोडो जो है, डोडो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि एक्सटेंशन की वजह से हुआ है। डोडो एक्सटेंशन एक्सटेंशन की वजह से हुआ है। और उसके बाद अदर ऑप्शन देखें, एक्स सीटू कंजर्वेशन प्रायो कंजर्वेशन टेक्निक यूज़ करती है। फिर एलियन स्पेसीज लैंटेना में होता है। और इसमें एविल क्वार्टेट जो है वो लॉस ड्यू टू द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। यहाँ पे एविल क्वार्टेट जो है, एविल क्वार्टेट ये कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है, इसको बस रटने की ज़रूरत थी। ठीक है। क्वेश्चन 100 के बारे में बात करें तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं थी। पूछ रहा है कि एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। और पूछ रहा है कौन से लॉ पे बेस्ड होता है इकोसिस्टम, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसको बस इसके लिए भी बस रटने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन 101, इसमें काफ़ी बच्चों को लग रहा था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर नहीं। देखो ये प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, बायोमोलिक्यूल्स में देखोगे तो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इसको एपो एंजाइम। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, तो ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी से। अच्छा ये देखो, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, बोल रहा है कि ट्विंस पैदा होते हैं नेक्स्ट डोर। ठीक है। और एक लड़का है एंड एक लड़की है, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसी कहीं भी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है। तो अभी तक एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। ठीक है। क्वेश्चन 103 के बारे में बात करें, आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट ऑर्गन। देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है,
इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। क्वेश्चन 104 के बारे में अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि रेनल पोर्टर सिस्टम में क्या होता है। देखो रेनल पोर्टर सिस्टम में, ठीक है, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होता है, किडनी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, फ्रॉग के बारे में पूछा हुआ था। क्वेश्चन 105 के बारे में पूछे तो बोल रहा है इसमें कौन सा जीन क्लोनिंग में यूज नहीं होता है। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें ये डीएनए लाइगेज, डीएनए म्यूटेज और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में तो है, पर डीएनए म्यूटेज एंड डीएनए रिकॉम्बिनेज के बारे में नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से है, पर एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 106 के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है, ये सेम के सेम क्वेश्चन यहाँ से हैं, बस यहाँ पे कंसेंजेनस मीटिंग हो रही है। ठीक है। तो ये सेम के सेम क्वेश्चन यहाँ से है, ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन 107 के बारे में तो बोल रहा है कि फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या होता है। देखो एनसीईआरटी का जिम्नोस्पर्म का पहला ही लाइन है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ट सीड। ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ट सीड। ठीक है। क्वेश्चन 108 के बारे में बात करें तो पूछ रहा है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं मेनार्क, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है, इसको भी बस रटने की जरूरत थी और कुछ था नहीं। ठीक है। पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट में गेमा हेल्प क्या करता है। ठीक है। गेमा कप ब्रायोफाइट में लिवर वॉट्स एक ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। तो ब्रायोफाइट में गेमा कप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ हेल्प करता है। ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था, इसको कुछ करने की जरूरत थी नहीं। ओके। ये क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें बोल रहा है कितने माइटोटिक म्योटिक डिविजन्स काम आते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। देखो ये क्वेश्चन का लाइन तो एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्ट लिखा नहीं हुआ है, पर हाँ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें ऑफ कोर्स कंसेप्ट की ज़रूरत थी, और ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, मिला नहीं, शायद आपको मिल जाए। पूछ रहा है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म में क्या काम करता है। देखो फाइलम इकाइनोडर्माटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन थे। ये क्वेश्चन बायोमोलिकुल से है, बोल रहा है पार्थेनोकार्पी, पूछ रहा है कौन सा सही है। देखो पार्थेनोकार्पी के बारे में दिया हुआ है, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। एब्सिसिक एसिड, एपिकल डोमिनेंस, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन से, सॉरी प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का, ये चारों के चारों ऑप्शन लाइन है। ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। क्वेश्चन 103 के बारे में 13 के बारे में बात करें, बोल रहा है कि बर्थ के टाइम पे कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। देख सकते हो इनिट इम्यूनिटी जो है वो टाइम ऑफ बर्थ में होता है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था, इसको बस रटने की जरूरत थी। अच्छा क्वेश्चन 114 के बारे में बात करें, देखो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। पूछ रहा है कि इंसुलिन क्यों ओरली नहीं दिया जाता है। देखो इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो ये कहीं भी एनसीईआरटी में लाइन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि सोचो कि अगर इंसुलिन ओरली दिया जाए। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं है, पर हाँ इसमें एक सवाल दिया हुआ है, बस वहाँ से है। ये पहली बार नहीं है कि इस सवालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है जो एनटीए जो है ऐसे यहाँ से सवाल पूछता है। ठीक है। तो ये ऑफकोर्स एनसीईआरटी से, इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से है, इसलिए इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहेंगे। ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से सॉल्व कर सकता है, इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन 115 के बारे में बात करें तो पूछ रहा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या। देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन ये होता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि आर इंटू एन है या नहीं, है ना, आर है या एन है, या आर इंटू एन है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इसको बस रखने की ज़रूरत थी और कुछ था नहीं। ओके। क्वेश्चन 116 के बारे में बात करें तो बोल रहा है आरएनए इंटरफेरेंस में कौन सा मदद करता है। देखो कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो मदद करता है आरएनए इंटरफेरेंस में। एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस रखने की जरूरत थी। क्वेश्चन 117 के बारे में बात करें, ये बायोमोलिक्यूल से है। पूछ रहा है एडिनोसिन, ये मैच ऑफ द फ्लोइंग एडिनोसिन, एडिनालिक एसिड, एनिलिन और एलानिन, ये चारों के चारों ऑप्शन एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, और इसको बस कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसको बस रखने की जरूरत थी। काफी अच्छे से एक्सप्लेन है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। ठीक है। क्वेश्चन 180 के बारे में बात करें, ये सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉग के बारे में। देखो पूछ रहा है कि फ्रॉग जो है वो वाटर में कैसे रिस्पायर करता है। वाटर में स्किन से रिस्पायर करता है, और लैंड पे
बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग से रिस्पायर करता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसको भी बस रटने की जरूरत है और कुछ नहीं था। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान सी सवाल है। पूछ रहा है साइक्लोस्टोमेटा क्या है। साइक्लोस्टोमेटा इज एक्टोपैरासाइट्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के पहला ही लाइन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसमें इसको भी बस रटने की जरूरत थी, और ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से, ठीक है। क्वेश्चन 120 के बारे में बात करो, देखो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो इसमें जो है, यहाँ से भी सवाल पूछे हुए हैं, ये थ्योरी से भी सवाल पूछे हुए हैं, और यहाँ इससे भी सवाल पूछे हुए हैं। मतलब इस फिगर से भी सवाल पूछे और यहाँ से भी सवाल पूछे। देखो बोल रहा है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट लोकेटेड एट द सी टर्मिनल ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी। बोल रहा है कि एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एंटीबॉडी या एन टर्मिनल पे बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी है। अच्छा अगर कोई और एग्जाम्पल देखे तो बोल रहा है, जैसे ये देख लो, हेवी एंड लाइट चेन, देखो यहाँ पे हेवी एंड लाइट चेन है ना, दो हेवी होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं। तो यहाँ से भी सवाल है और यहाँ से भी सवाल है। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बहुत सारे मतलब सेवरल ईयर्स यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, पहली बार नहीं है कि यहाँ से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 121 देखें तो गोल्जी एपरेटस के बारे में सवाल है। देखो इसको बस कुछ समझने की ज़रूरत थी नहीं, इसमें बस एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। देखो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस इज पैकेजिंग, देखो पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन देखो, यहाँ पे देखो प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी परफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, है ना। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, इसको भी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से है, ठीक है। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन 122 के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि रिडक्शन डिवीजन गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल पहले शुरू हो जाते हैं। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सवाल है, ये दूसरा सवाल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि oogenesis जो है वो एम्ब्रायनिक स्टेज पे ही शुरू हो जाती है। और ये चारों के चारों ऑप्शन दिए हुए, जैसे इसको ले ले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एलएच सर्ज जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के वक्त होता है। देखो इस क्वेश्चन में भी यहाँ थ्योरी से भी सवाल आए हैं और इंटरेस्टिंगली इससे भी कंक्लूड किया है। तो ये फिगर ऐसा है जिससे सेवरल ईयर सवाल आते हैं, ठीक है। देखो बोल रहा है कि ब्लीडिंग के वक्त यहाँ पे ब्लीडिंग के वक्त एलएच सर्ज होता है, पर ऐसा नहीं है, ओवुलेशन के वक्त एलएच सर्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल है और इस थ्योरी से भी सवाल है, और ये एक ऐसा फिगर है, ये दूसरा ऐसा फिगर है जिससे हर साल कुछ ना कुछ सवाल आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन 123 के बारे में बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग चैप्टर से है। देखो स्कूटलम के बारे में दिया हुआ है, एपीब्लास्ट के बारे में भी, नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, पेरिस्पर्म, है ना, पेरिस्पर्म, एपीब्लास्ट, नॉन एल्ब्यूमिनस, सब के सब ऑप्शंस एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 124 के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में डायरेक्ट ये लाइन तो नहीं दिया हुआ, पर यार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से कंक्लूड कर सकता है कि स्पिंडल फाइबर का काम होता है सेपरेट द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्वेश्चन 125 के बारे में बात करें तो देखो रिबिस्को के बारे में पूछा हुआ है, ये कार्बोक्सिलेशन होता है या नहीं। देखो एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस में देखो डायरेक्ट दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलेशन में आरयूबीपी जो है वो कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसको बस कुछ नहीं, बस रटने की जरूरत थी, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 126 के बारे में बात करें तो बोल रहा है इसमें इसके बारे में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात बोल रहा है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में मेंशन है, काफ़ी बढ़िया से मेंशन है। तो आप ऑफ कोर्स यहाँ से देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ओके क्वेश्चन 127 के बारे में बात करें। अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो क्वेश्चन है, देखो विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है कि टर्मिनेशन फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि टर्मिनेशन फैक्टर रो है और इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर पूछा हुआ जो कि रो होगा। काफ़ी बच्चों को ऐसा ये सवाल लग रहा था कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल है, पर ऐसा नहीं है यार, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है, ठीक है। डायरेक्ट इसको रटने की ज़रूरत थी, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 128 के बारे में बात करें तो पूछ रहा है कि एड्रेनल मॉड्यूलरी हार्मोन के बारे में, मतलब एड्रेनल मॉड्यूलरी हार्मोन कैसे एक्ट करता है। देखो एड्रेनल मॉड्यूलरी हार्मोन देखो हार्ट बीट इंक्रीज करता है
है ना। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है, अलर्टनेस, पपुलरिटी डायलेशन, ये सारे के सारे ऑप्शन एनसीईआरटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 129, देखो हिस्टोन के बारे में पूछा हुआ है, कुछ नहीं, बस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बस इसको रटने की जरूरत है। हिस्टोन जो है देखो लाइसिन अर्जिनिन से घिरा होता है ना, लाइसिन अर्जिनिन से, तो बस इसको रटने की जरूरत थी। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था, है ना, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन 130 के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑफ कोर्स इसको रटने की जरूरत थी। ओके, अगर हम बात करें तो बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम, देखो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता तो है पर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। मैंने इस लाइन को मतलब सेम लाइन को मैंने खोजने की बहुत कोशिश की यार कि कहीं मिल जाए, पर ऐसा ये डायरेक्ट लाइन तो नहीं है, पर हाँ एडीएच के बारे में आप काफ़ी जगह पढ़ोगे, एक्सक्रेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे, तो उससे पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे से इसको क्या कहते हैं उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से है, इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहेंगे। क्वेश्चन 132 के बारे में बात करें, देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बट हल्का सा सवाल है, सिंपल सा। बोल रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये सब छोड़ो, देखो एनसीईआरटी की लाइन देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टेब्राटा पोजेस द नोटोकॉर्ड, देखो ये एनसीईआरटी का यहाँ से, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, काफ़ी आसान सा भी सवाल है। तो एनटीए ने बस यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ तक के बस लाइन उठाया और बस सवाल पूछ दिया, है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन 133 के बारे में बात करें तो इसमें फिग वास्प और फिग ट्री के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड फिग वास्प। इन न्यू एनसीईआरटी में फिग के बारे में काफी कम दिया हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे पूछा भी हुआ है, ठीक है, कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है या नहीं, ठीक है, फिग वास्प एंड फिग ट्री में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है या नहीं, पर यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं कि होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें स्टेटमेंट 2 भी इसी से रिलेटेड है, स्टेटमेंट 1 भी इसी से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स इसको एनसीईआरटी से कहेंगे, इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कह सकते, ठीक है। हालांकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन आपको मिलेगा नहीं, पर क्लास में सर जरूर बता देते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, क्वेश्चन 134 के बारे में बात करें तो पूछ रहा है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो में कौन सा ये रिलेशन होता है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो में यहाँ पे एनोलॉगी होता है, जो कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में कंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था, ऑफ कोर्स। क्वेश्चन 135 के बारे में अगर हम बात करें, देखो ये माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से है। यहाँ पे चारों के चारों पांचों के पांचों ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से, देखो यहाँ एस्परजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, है ना, इस चारों के चारों ऑप्शन है। और प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से दिए हुए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा ये क्वेश्चन 136 के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग मतलब कि इंटरेस्टिंग का मतलब है कि इससे मतलब सेवरल ईयर यहाँ से सवाल आए, ऐसा नहीं कि ये पहली बार सवाल है, एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि एसिड पीएच रेगुलेटर कौन सा, यहाँ से, और इस बार पूछा है कि बताओ फोम ब्रेकर कौन सा था। देखो यहाँ पे फोम ब्रेकर जो है वो सी पार्ट होता है, फोम ब्रेकर, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के बायोरिएक्टर से है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। अच्छा ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से नहीं हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं हो सकता है, पर ऐसा नहीं है यार। देखो बायोमोलिक्यूल्स में डायरेक्ट ये लाइन दिया हुआ है ना, और कुछ तो छोड़ो, ये डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है कि ट्रांसफरेज की वजह से ये सारे ये इक्वेशन प्रोड्यूस होते हैं। देखो ये इक्वेशन प्रोड्यूस होते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस रटने की जरूरत थी, ठीक है। ओके, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड पिगमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से प्लांट किंगडम चैप्टर में काफ़ी अच्छे से देखो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर में काफ़ी अच्छे से
दिया हुआ है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन 139 के बारे में बात करें तो देखो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है कि बताओ लाइफ साइकिल बताओ ब्राइफर्स का। देखो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन तो आपको नहीं बता देंगे कि ये है, लेकिन हाँ जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे एनसीईआरटी का लाइन है। जैसे देखो पहला पहला है कि ब्राइफर्स के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है कि ये सबसे पहले सब स्ट्रेटम से अटैच होता है। देखो अटैचमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट टू द सब स्ट्रेटम, ठीक है। दूसरा है एंथ्रोजाइट आर रिलीज इनटू द वाटर। देखो एंथ्रोजाइट, रिलीज ऑफ द एंथ्रोजाइट इनटू द वाटर, ये दूसरा स्टेज है। तो ये काफ़ी अच्छे से मेंशन्ड है। ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी से है, पर इसको बनाने के लिए आपको कंसेप्ट की ज़रूरत थी, इसमें बस रटने से काम नहीं चलने वाला था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 140 के बारे में अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन 140 के बारे में बात करें तो सेंट्रोसोम, सीलियम, क्रिस्टाई और सेल मेम्ब्रेन के बारे में काफ़ी अच्छे से सेल चैप्टर्स में दिए हुए हैं। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो सीलिया के बारे में दिया हुआ है, एक्सोनियम के बारे में दिया हुआ है और सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम के बारे में भी ये मतलब चारों के चारों ऑप्शन काफ़ी अच्छे से मेंशन है, ठीक है। क्रिस्टा के बारे में देख सकते हो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के बारे में तो ये सेवरल ईयर्स है जो इस पे सवाल आए हैं, ये पहली बार नहीं है जो यहाँ से सवाल आया। देखो इसमें पूछा हुआ ह्यूमन प्रेगनेंसी में कितने कितने बाद क्या क्या होता है। देखो 1 मंथ में ये होता है, 24 में ये होता है, 5th मंथ में ये होता है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था, इसको भी बस रटने की जरूरत थी। एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में काफ़ी अच्छे से मेंशन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, सॉरी, पूछ रहा है कि किंगडम जो प्रपोज किया गया था विटेकर के बारे में बताओ क्या है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का आपको लाइन तो नहीं मिलेगा, पर हाँ आप ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ने के बाद या प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद आप काफ़ी अच्छे से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑफकोर्स एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन 143 के बारे में बात करें तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, कीमोथेरेप्यूटिक्स, ये एनसीईआरटी से एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट आप देख सकते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन और कीमोथेराप्यूटिक्स है ना, रेडियोग्राफी, अल्फा इंटरफेरोन, अल्फा इंटरफेरोन के बारे में भी ये देखो, है ना। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इसको भी बस रटने की ज़रूरत थी और कुछ नहीं था। क्वेश्चन 148 के बारे में बात करें तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को लग रहा था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर इस बार क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन यहाँ से सवाल आए हैं। पेज से तो नहीं है पर चैप्टर के प्रीव्यू से है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी ये फिजियोकेमिकल में पढ़ाए जाते हैं, देखो, है ना, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी फिजियोकेमिकल में है, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आसान तो है पर देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं इस क्वेश्चन के। देखो ये पहला इम्फाइसीमा जो है एग्जाम्पल इम्फाइसीमा, ये पूछा हुआ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस चैप्टर से पूछे हुए। देखो यहाँ से सवाल आए हुए हैं। अच्छा, और ये एजाइना पेक्टोरिस जो है ये बॉडी फ्लूइड से, मतलब इसके अगले वाले चैप्टर से, देखो इसके अगले वाले चैप्टर से है। एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, देखो ये जो है ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर से है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। और ये टेटनी जो है दिया हुआ है कि रैपिड स्पाज्म होता है, रैपिड स्पाज्म होता है। तो ये इसके अगले चैप्टर से लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। तो आसान तो है ऑप्शन, मतलब ये डायरेक्ट इसको रटने वाली बात थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो थोड़ा मुश्किल बनाता है क्योंकि हर हर ऑप्शन जो है वो अगले चैप्टर से था, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर, मतलब एक क्वेश्चन में 4 चैप्टर इन्वॉल्व है। तो काफ़ी यार इससे मतलब काफ़ी क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है इससे, ठीक है। ओके, बोल रहा है कि मैंगो पे एपीफाइट जो बनता है वो कौन सा रिलेशनशिप है कॉमन सिलिज्म में, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो एल्फर्ड हार्शियन चेस के बारे में, मतलब ये मैच ऑफ द फ्लोइंग दिया हुआ है, चारों के चारों ऑप्शंस मिलाने हैं। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में दिया हुआ है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में दिया हुआ है। देखो कहाँ गया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है इसने मेंशन किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप हर्शियन चेस के बारे में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन था, ठीक है क्वेश्चन। अच्छा एक बात और,
कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ने के वक्त काफ़ी मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि पता नहीं इससे सवाल आएँगे कैसे, इस चैप्टर के सवाल कैसे होंगे। देखो, डायरेक्ट रटने वाले सवाल है। इस बार मतलब इस सवाल को सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ। देखो, ये डायरेक्ट यहाँ से रटने वाले सवाल थे। इसके बाद अगले पेज से, ठीक है, यहाँ से सवाल है, डायरेक्ट रटने वाला बात है। बोल रहा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है, किस पे काम किया था? स्ट्रेप्टोकोकस पे, स्ट्रेप्टोकोकस पे। फिर इसके बाद देखो अगला, ये भी बस रटने वाली बात थी, ठीक है? काफ़ी अच्छा था। अच्छा, क्वेश्चन 152 के बारे में देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें 90% बच्चों को लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो पक्का आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर नहीं दोस्त। ये क्वेश्चन जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज़्यादा जीन होता है। देखो, पूछ रहा है कि किसके पास सबसे ज़्यादा जीन होता है, कौन से क्रोमोसोम के पास? क्रोमोसोम 1 के पास। देखो यार, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, पर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि एनसीईआरटी में मिलेगा, है ना? मतलब काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर नहीं दोस्त, एनसीईआरटी के अंदर से है। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन 153 के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इसको रुक करके देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि ड्रॉबैक ऑफ आईवीएफ क्या है। देखो, आईवीएफ का ड्रॉबैक एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी है। दो क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है अभी तक के। क्वेश्चन 154 के बारे में बात करें तो इसमें स्पर्म के बारे में पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छे से मेंशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो पूछा हुआ है कि राइबोसोम क्या होते हैं, कितने इसका होते हैं, काफ़ी अच्छे से मेंशन है यहाँ पे। क्वेश्चन 156 के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि कौन सा डिस्टिलेशन से बनता है, कौन सा डिस्टिलेशन से नहीं बनता है। देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी अच्छे से दिया है कि विस्की ब्रांडी रम जो है वो डिस्टिलेशन से बनता है, और वाइन एंड बियर जो है ये डिस्टिलेशन से नहीं बनता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन सा है। देखो, इस बार भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो नहीं है, सॉरी एनसीईआरटी से है, पेज चैप्टर से तो नहीं है, पर चैप्टर्स प्रीव्यू से। देखो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स चैप्टर से तो नहीं है, पर चैप्टर प्रीव्यू से है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स एनसीईआरटी के पेज में इसका आंसर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बोल रहा है कौन सा आउटर लेयर होता है जो सेपरेट हो जाता है प्रोटीन लेयर। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, एलुरिन लेयर। ये एलुरिन लेयर ऐसा है जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होता है जो कि सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन था। अच्छा, क्वेश्चन 159 देखो, ये तीसरा ऐसा सवाल है जो फ्रॉग के बारे में पूछा हुआ है। देखो, पूछा हुआ है कि मेल फ्रॉग में कपुलेटरी पैड्स कहाँ पे होते हैं। देखो, इसी पेज में मेल कपुलेटरी पैड जो है वो फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन था। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को देखो तो बोल रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स में हो, जो डीएनए रिप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में काम आता है। देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से ये क्वेश्चन है। देखो, प्रोकैरियोट्स में ये मेसोसोम्स है। ठीक है, इसका आंसर मेसोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखो, ये आरएनए और आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। आप आरएनए वर्ल्ड जब पढ़ेंगे, आप आरएनए जब वर्ल्ड पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में भी। ठीक है, क्वेश्चन 162 के बारे में बात करें तो ये फिर से फ्रॉग के बारे में ये तीसरा सवाल है। बोल रहा है कि कौन सा वो वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इट रिसीव्स, मतलब फ्रॉग रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द सॉरी फ्रॉग रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड द वेना कावा। ठीक है, तो ये वेना कावा जो आंसर हो जाएगा। 163 के बारे में बात करें, इसको देखो, एक चीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखो, काफ़ी छोटी सी चीज़ है। देखो, ये आरएनए वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। जैसे देखो, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देखो, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये पूरे एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, और ये जो है, ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो डीएनए वर्ल्ड से है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ये सवाल था। ओके, 164 देखे तो इसमें पूछा हुआ है कि एक्स2 का एग्जाम्पल कौन सा है। एक्स2 कंजर्वेशन का जूलॉजिकल पार्क एग्जाम्पल है। ठीक है, 165 के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो हाइम को कंटेन्स करता है। ठीक है, देखो, एक कैटालाइज जो है एक एंजाइम है जो हाइम को कंटेन्स करता है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। क्वेश्चन 1 से ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ठीक है, देखो, इसमें पूछा हुआ है कि ट्राइडोफाइट्स के लाइफ साइकिल को अरेंज करो।
ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन ऐसे तो आपको मिलेंगे नहीं कि एनसीईआरटी ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, पर आपको ऑफ कोर्स इसको पढ़ करके और आपको आंसर करना पड़ेगा। ये इसमें कंसेप्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से 100% एनसीईआरटी से है। ठीक है। क्वेश्चन 167 बात करूँ तो इसमें देखो बोल रहा है कि कौन से नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसके सारे के सारे एग्जांपल देखो, जैसे कि नोस्टॉक एनाबिना जो हेटेरोसिस्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या फिक्स करता है। ठीक है। और जैसे वोल्वॉक्स जो है, कहाँ गया, वोल्वॉक्स जो है वो फिक्स नहीं करता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम चैप्टर्स में अच्छे से दिए हुए हैं। क्वेश्चन 168 को ध्यान से देखने की जरूरत है। बोल रहा है कि while trying to find out the characteristic newly found animals, a researcher did the histology of the animals and observed a cavity presence of the mesodermal tissue toward the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animals? इसको एनिमल किंगडम से पढ़ करके आंसर किया जा सकता है, पर ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। आंसर तो किया जा सकता है, पर ये सिलेबस में था नहीं। ठीक है। क्वेश्चन 168 मतलब इसके साथ 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। ये काफ़ी बच्चों वाला सवाल है। देखो बोल रहा है जी के नीचे ये डैश है, वो अगर डैश लग जाएगा तो इन्फीरियर ओवरी होगा या फिर सुपीरियर ओवरी। देखो मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब जी के नीचे डैश हो तो सुपीरियर ओवरी होगा। ठीक है। और क्वेश्चन 170 की बात करें तो देखो दिया हुआ है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स ये होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड द एनपीपी। देखो एनपीपी, यहाँ पे एनपीपी जीपीपी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है इकोसिस्टम में। ठीक है। क्वेश्चन 171 देखो इसमें जो है, यहाँ क्वेश्चन इसमें जो है एग्जामिनर ने यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से यहाँ से क्वेश्चन उठाया और सीधे यहाँ पे डाल दिया। सेम के सेम ये फिगर सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। ठीक है। ओके। क्वेश्चन 172 पूछ रहा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है उसका काम क्या होता है। देखो दोस्त, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है और यहाँ पे साफ साफ है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो क्लॉट बस्टर होता है। ठीक है। क्लॉट को रिमूव करता है। ठीक है, क्लॉट को रिमूव करता है। क्वेश्चन 174 भी कुछ इसी तरीके से है। बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म, सॉरी, ओके, एंजियोस्पर्म जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल होते हैं और इसमें बोल रहा है कि एक एपरेटस के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। एक एपरेटस के पास 3 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे फिगर में तुम देख सकते हो और थ्योरी में भी है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए इज ट्रू बस आर इज फॉल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। पूछ रहा है कि मोनोकॉट का सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोनोकॉट स्टेम के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइपोडर्मिस इज पेरिकाइमेटस, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हाइपोडर्मिस इज स्केलेटन काइमेटस, ये मोनोकॉट स्टेम में देखेंगे तो। ठीक है। ओके, तो ऑफ कोर्स ये सही नहीं था और ऑप्शन ही हो जाएगा। क्वेश्चन 176 के बारे में विंड पोलिनेशन एंड वाटर पोलिनेशन के बारे में दिया हुआ है। ये पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देख सकते हो कि विंड पोलिनेशन वाटर पोलिनेशन के बारे में काफ़ी दिया हुआ है और इसमें बस कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ये जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल है। ठीक है। क्वेश्चन 177 देखो जरा, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। पूछ रहा है कि नियोप्लास्टिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो नियोप्लास्टिक सेल जो है, ट्यूमर सेल जो है, वो ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग होते हैं, डैमेज करता है सराउंडिंग सेल को। ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पे अच्छे से मेंशन है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स 2 जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में होता है, बताओ कि उसका नाम क्या है कॉम्प्लेक्स 2 का। देखो एनसीईआरटी के थ्योरी में भी है और फिगर में भी है कि कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। और क्वेश्चन 179 देखो, डीएनए पीसीआर जो है एम्पलीफाई करता है डीएनए को, उसका इक्वेशन कौन सा है। देखो पीसीआर के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे से मेंशन है, पर आप जब देखोगे कि ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आपको शायद नहीं मिलेगा। ठीक है। मैंने बहुत खोजने की कोशिश किया पर ऐसा है नहीं यार, पर ऑफ कोर्स इसको पढ़ने के बाद इसको आंसर किया जा सकता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई एलियन डीएनए यहाँ इको आर1 पे इंसर्ट करता है तो कौन सा कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे। देखो अगर यहाँ पे इंसर्ट होगा
तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करना बंद कर देगा, इसलिए कोई भी कलर नहीं आएगा, इसलिए व्हाइट कलर सेलेक्टेड हो जाएगा। हालांकि ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यहाँ पे काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स एनसीईआरटी से है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल बात करें तो लगभग तो 6 to 7 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कंसेप्ट की ज़रूरत थी, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। बाकी 80 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बस वन लाइन स्टेटमेंट वाली थी, बस एक लाइन की ज़रूरत थी और उसको आसानी से सोल्व किया जा सकता था, बस रट्टा मार करके, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे शायद, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि हार्ट रेगुलेट होता है किससे, तो ठीक है। ओके, बोल रहा है, एक मिनट, बोल रहा है कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट, एनसीईआरटी में रेगुलेशन ऑफ हार्ट काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि नोडल टिश्यू और मेडुला ऑब्लंगटा और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है। नोडल टिश्यू, मेडुला ऑब्लंगटा और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो है हार्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है ना। ओके।